बार बार ये कहा जा रहा है कि अज़दुद्दीन ओवैसी साहब इस वक्त सबसे ज्यादा बेचैनी अगर किसी में नजर आ रही है तो वो अज़दुद्दीन ओवैसी साहब में आ रही है। और इसीलिए जब भी मुसलमान भाइयों के बीच में जा रहे हैं तो उनको डराने की कोशिश की जा रही है कि अगर मोदी आए तो ऐसा हो जाएगा, अगर मोदी आए तो वैसा हो जाएगा। क्या ये डर इसीलिए है क्योंकि लग रहा है सत्ता हिल रही है? ऋषि जी ये बताइए, ये अज़दुद्दीन ओवैसी साहब, बार बार ये कहा जा रहा है कि अज़दुद्दीन ओवैसी साहब इस वक्त सबसे ज्यादा बेचैनी अगर किसी में नजर आ रही है तो वो अज़दुद्दीन ओवैसी साहब में आ रही है। और इसीलिए जब भी मुसलमान भाइयों के बीच में जा रहे हैं तो उनको डराने की कोशिश की जा रही है कि अगर मोदी आए तो ऐसा हो जाएगा, अगर मोदी आए तो वैसा हो जाएगा, संविधान बदल जाएगा और लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, राजतंत्र आ जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा। ये सारी बातें की जा रही हैं। क्या ये डर इसीलिए है क्योंकि लग रहा है सत्ता हिल रही है? देखिए, मुझे लगता है कि जो लोग इस मुकाबले में है कि सत्ता हिल रही है वो मैं समझता हूँ कि जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक उनको उस मुकाबले में रहना भी चाहिए। अच्छा है, ताकि बहुत ज्यादा प्रेशर लेने की जरूरत नहीं। रह गई बात बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की सीट पे, तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की जो सीट है उस पर लड़ाई लीड की है और पिछली बार से और ज्यादा लीड के साथ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जीतेंगे, इसमें कोई दो राय। अच्छा, सवाल ये है कि तेलंगाना या हैदराबाद का इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो हैं अकेले उस कॉन्स्टिट्यूंसी पे नहीं लड़ते, बल्कि पूरे देश में जहां जहां दलित, मुस्लिम, पिछड़ा जो भी है उनके ऊपर जब जुल्म और ज्यादती होती है तो वो अपनी आवाज बुलंद करने के लिए पार्लियामेंट। जी, मैं आपकी बात को कंटिन्यू करूंगा, लेकिन आपने ये बोला है कि अब जो डिफरेंस है वो कितना ज्यादा बढ़ेगा, लड़ाई इस बात की है। लेकिन 2009, 2014, 2019 के थोड़े से आंकड़े थे कि ओवैसी साहब जैसे 2009 में 3,08,000 मिले, 2014 में 5,13,000 और 2019 में 5,17,000 वोट मिले। लेकिन बीजेपी के अगर देखा जाए तो बीजेपी 2009 में जहां मात्र 75,000 थी, उसके बाद 3,11,000, फिर 2,35,000, मतलब बीजेपी के काफी ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं और ओवैसी साहब में इतना ज्यादा अंतर शायद नजर नहीं आ रहा है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की बात अगर की जाए तो 2014 से पहले 2014 में, 2014 के बाद 19 में और अब 2024 में मुझे लगता है कि जिस तरीके की उनकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, जिस तरीके से देश के मुद्दों को एड्रेस करने का जो सबसे बड़ा कॉर्नर पार्लियामेंट की उस सीट पे बनता है जहां बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और दूसरे पीछे इम्तियाज जलील साहब, ये दो ही लोग ऐसे हैं जो आवाम के मुद्दों को एड्रेस करने आवाम का मुद्दा क्या ये है? आवाम का मुद्दा क्या ये है कि भारत का संविधान बदल जाएगा, चुनाव बंद हो जाएंगे, तानाशाही आ जाएगी, आरक्षण खत्म हो जाएगा, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, राजतंत्र आ जाएगा। देखिए, सुनिए मेरी बात। अब आवाम का मुद्दा यह है कि लोगों के लिए, डेमोक्रेसी की अगर बात की जाए तो लोगों के लिए ही सब कुछ है और लोगों के लिए ही सब कुछ होना चाहिए। अब अगर चेंजेस की बात की जाए तो गैर कानूनी तरीके से तो आप देख ही रहे हैं चंडीगढ़ में क्या हुआ आपके सामने नहीं है। मतलब क्या बाकी छोड़ दिया संविधान में, बताइए आप क्या हुआ मामले में, चुनाव के मेयर के मामले में सुप्रीम कोर्ट में जो लताड़ लगाई। देखिए इनको बोले इंटरप्ट ना करें, हिमांशु इनसे गए। अच्छा ठीक है, क्या हुआ था? निकाह मसियार के नाम पर लड़कियां बेची और खरीदी जाती हैं चार मीनार पर। अच्छा ठीक है, एक बात, चलिए मैं सोचता हूँ कि एक बार बात अगर कंप्लीट हो जाए उनकी तो मैं दोबारा से आता हूँ नाज़िया आपके पास, है ना जी। कुरैशी जी प्लीज कंटिन्यू। तो देखिए तो सवाल ये है कि संविधान का किस तरह से हनन हुआ, आपके सामने हुआ, जो लताड़ लगी वो आपके सामने है। तो ये तो रोज हो रहा है, ये तो हो रहा है। और अब जब इसको कानूनन जामा पहनाने की कोशिश की जा रही है, वही बात तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब कह रहे हैं। अच्छा, और यही बात अखिलेश यादव जी भी कह रहे हैं। तो मित्रों, कैसा लगा ये डिबेट? अपने विचार कमेंट में जरूर लिखिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए और अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए